हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन विद सर जी। आशा करता हूँ बच्चे आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने पाइथन को इंस्टॉल करना बताया था, पाइथन के इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड को यूज़ करना बताया था और साथ ही साथ पाइथन के प्रोग्राम को कैसे बनाना है, उसे कैसे सेव करना है, ये सब जानकारी मैंने इससे पिछले वीडियो में दी थी। अब मैं क्लास 12th का जो चैप्टर है फंक्शंस, उसमें आज इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करना चाहूँगा। तो अगर आप फंक्शंस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर फंक्शन की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फंक्शंस आर अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच कैरीज आउट सम वेल डिफाइंड टास्क। तो फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम है प्रोग्राम में किसी एक दिए गए काम को पूरा करना। ठीक है, अगर इसे रियल लाइफ एग्जांपल में मैं समझाना चाहूं तो हम लोग एक शादी के प्रोग्राम की बात करते हैं। तो शादी को मैंने एक प्रोग्राम बोला और उसके अंदर मैंने कुछ सब प्रोग्राम्स ले लिए, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, डीजे का प्रोग्राम, बारात चढ़ने का प्रोग्राम। तो ये मेरे सब प्रोग्राम्स हो गए, या इनको मैं कह सकता हूं कि भाई ये मेरे शादी के अंदर फंक्शंस होंगे। जैसे जैसे हमारे फंक्शन पूरे होते जाएंगे, फंक्शंस एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे और शादी के सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, सारे फंक्शंस खत्म हो जाएंगे, तब मैं कहूंगा कि मेरा मैरिज का प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। तो इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर मैं अपने पाइथन के प्रोग्राम को कंपेयर करूं तो पाइथन के प्रोग्राम के अंदर मेरा एक इनपुट फंक्शन हो सकता है, एक प्रिंट फंक्शन हो सकता है, और इनपुट और प्रिंट फंक्शन जब अपने काम पूरे कर लेंगे तो मैं कहूंगा कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब बात करते हैं कि साहब फंक्शन के कितने पार्ट्स हो सकते हैं या फिर फंक्शन को हम किन किन कैटेगरी में रख सकते हैं। तो फंक्शन को हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला दैट इज बिल्ट इन फंक्शंस। अब बिल्ट इन फंक्शंस वो हो गए जो कि पाइथन को हमने इंस्टॉल करा और दहेज में हमें मिल गए। दहेज में मिलने का मतलब है कि पाइथन इंस्टॉल करते के साथ ही वो फंक्शन मुझे यूज करने के लिए डायरेक्टली मिल गए और उनके लिए मुझे कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। इसी कैटेगरी में एक दूसरा फंक्शन होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जो कि इंपोर्ट किसी मॉड्यूल को हम करते हैं तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो मेरे लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। राइट। तो लास्ट ईयर 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि मैथ मॉड्यूल है तो इंपोर्ट मैथ कर लीजिए, उसके बाद आप साइन, कॉस, टेन, ये सब फंक्शंस आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे। एक रैंडम फंक्शन आपने पढ़ा होगा, उसमें रैंडम मॉड्यूल के अंदर आता है, इंपोर्ट रैंडम कीजिए, रैंडम फंक्शन को यूज कर लीजिए। रेंज आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस। कुछ इस तरीके से समझिए लाइब्रेरी फंक्शंस को कि जैसे कि आपको किसी बुक की जरूरत पड़ी तो आप बुक डायरेक्टली बाजार से खरीदने नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी में सर्च करेंगे क्या वो बुक अवेलेबल है। अगर वो बुक अवेलेबल है तो आप उसको इश्यू कराएंगे और जब उसको आप पढ़ लेंगे तो वापस लाइब्रेरी में जमा करा देंगे। तो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस मैंने आपको समझा दिए। अब दूसरी कैटेगरी आती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होंगे? तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होंगे जो कि यूजर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ a code is needed in a program repeatedly, बार बार उसकी जरूरत पड़ रही है, तो यूजर क्या करेगा? उस कोड को बार बार लिखने की जगह उसको फंक्शन में लिख देगा, उसका फंक्शन बना देगा। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी उस कोड की जरूरत पड़ेगी तो केवल उसको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको दो कैटेगरी बताई, बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर ऑलरेडी डिफाइंड एंड वी जस्ट नीड टू यूज दैट, मींस दीज आर रेडीमेड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, you know print function, input functions, etc. Now user defined functions, you have to define your own functions, you have to write your own functions. Those are called user defined functions. Now
coming to the user defined functions, how we can define our own functions in Python. तो इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, फंक्शन की डेफिनेशन, यानी कि हमें फंक्शन को एक नाम देना पड़ेगा और उस नाम के अंदर, डेफिनेशन पार्ट के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, वो कोड लिखना पड़ेगा जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ सकती है। और इस डेफिनेशन को कॉल करने के लिए हमें दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगा आपका फंक्शन कॉल। तो मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई, एक फंक्शन की डेफिनेशन और दूसरा फंक्शन कॉल। इसको आप इस तरीके से समझिए कि स्कूल में आपको कोई काम पड़ा तो आप क्या करेंगे, अपने जूनियर को वो टास्क बताएंगे जो आपको काम कराना है। जूनियर को आप समझा देंगे कि भाई पहला टास्क ये है, दूसरा ये है, और जूनियर को बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस जूनियर को कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विशाल इधर आओ, विशाल लाइब्रेरी जाना और ये बुक मेरी रिटर्न करके आ जाना। तो विशाल क्या करेगा, विशाल लाइब्रेरी के पास जाएगा, अंदर पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, एंटर होगा, बुक को रिटर्न करेगा और वहां से वापस आकर आपको बताएगा, वहां से वापस आकर आपको बताएगा कि सर मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया, बुक मैंने रिटर्न कर दी है लाइब्रेरी में। तो कुछ इस तरीके से समझिए कि आपने यहां पर फंक्शन नेम लिया विशाल, दिस इज विशाल हु इज योर जूनियर, इसको आपने काम बताया, पहला काम लाइब्रेरी जाना है, दूसरा काम, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा ऑर्डर आपका लाइब्रेरी में बुक जमा करके आनी है। अब विशाल कब तक आपके पास नहीं आएगा, जब तक आप विशाल को कॉल नहीं करोगे, यानी कि किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन से काम करवाने के लिए उसको कॉल करना पड़ेगा, यानी कि आपको विशाल को कॉल करना पड़ेगा। आपने विशाल को कॉल करा, समझा दिया, अब क्या करेगा, विशाल अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा, जो जो आपने ऑर्डर लिखाए थे उनको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास वापस आ जाएगा। तो यानी कि हमें एक फंक्शन का नाम लेना है, जिस नाम से हमें फंक्शन बनाना है, उसके अंदर हमें अपने प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स, कमांड्स लिखने हैं जो कि हमें एग्जीक्यूट कराने हैं, और बाद को हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन नेम और फंक्शन कॉल का जो नेम होगा वो सेम रहेगा। अब इसमें बात आती है कि ये डेफ कीवर्ड हमने क्यों लिया। एक्चुअली ये हमारा कीवर्ड है पाइथन का, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन से अलग करने के लिए लिखा जाता है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर डेफ कीवर्ड को देखेगा और वो समझ जाएगा कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और वो इस कोड को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। इस कोड को वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक उसे इस कोड की, इस डेफिनेशन की फंक्शन कॉल नहीं मिलेगी। जैसे ही उसे फंक्शन कॉल मिलेगी वो अपनी डेफिनेशन के पास आएगा, एक पहले स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और काम खत्म करने के बाद जहां से उसे कॉल हुआ था वहीं पर वापस लौटकर आएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन ब्लैंक मिलेगी और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको जूनियर सीनियर वाला एग्जाम्पल दिया, सेम वही चीज यहां पर भी होगी। तो मैं समझता हूं कि आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है। अब मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, लाइव एग्जाम्पल, और उस लाइव एग्जाम्पल में आप समझ पाएंगे कि अगर फंक्शन के बिना हम प्रोग्राम बनाते हैं और फंक्शन के साथ अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम लेने की कोशिश करता हूं। दिस इज योर प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स, दो नंबर ऐड करने हैं। तो दो नंबर ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू टेक टू वेरिएबल्स, फर्स्ट इज ए, इंट इनपुट। इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अ वैल्यू एट रन टाइम। नाउ आपको पता होना चाहिए कि इनपुट फंक्शन यूजर को प्रॉम्प्ट करता है रन टाइम पर इनपुट देने के लिए कि भाई आप इनपुट दो। अब आप देख रहे हैं कि इनपुट के बाहर मैंने इंट ऑल लगा रखा है। ये हमारा टाइप कास्टिंग के लिए
फंक्शन यूज होता है। टाइप कास्टिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप एक एक्स बिरादरी से हैं और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो दूसरी किसी बिरादरी से है। जब शादी हो जाएगी तो उसकी कास्ट भी आपकी जैसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शर्मा जी हैं, वो गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता जी विल बिकम शर्मा जी। तो इनपुट जो हमारा फंक्शन होता है, ये जो भी वैल्यू लेता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? स्ट्रिंग में। अब कैलकुलेशन स्ट्रिंग के ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं दो स्ट्रिंग, पहली है 5 और फॉर एग्जाम्पल बी में भी मैंने इनपुट फंक्शन लगाया और इसकी वैल्यू यूजर ने एंटर की 6। अब अगर ये स्ट्रिंग है तो इट मीन्स 5 एंड 6। अब जब यहां पर मैं c इक्वल्स टू a प्लस बी करूंगा, विदाउट इंट फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो 5 प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू 56, क्योंकि प्लस का साइन स्ट्रिंग के ऊपर कॉनकैटिनेशन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए मैंने यहां पर टाइप कास्टिंग करी और इनपुट से पहले मैंने इंट फंक्शन लगा दिया। अब ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम देंगे 5 एंड 6, that will be converted into integer. Now 5 plus 6 will be equals to 11. Now 11 will be stored at some memory location which will be referred by c variable. Now the value of c will be 11 and after print statement you will get the output 11. अब मैं बात करता हूं कि ये तो सिंपल प्रोग्राम था, 2 नंबर मुझे ऐड करने थे, 2 नंबर ऐड हो गए। अब मान लीजिए कि आपको कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम बनाना है। अब 2 नंबर 3 नंबर कितनी बार यूजर ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, हमें नहीं पता। तो क्या हमें इन कोड्स को बार बार लिखना पड़ेगा? अगर 4 बार यूजर ने प्लस करा तो 2 नंबर को, तो क्या 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम हमें 4 बार लिखना पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो हमारे प्रोग्राम की लेंथ कितनी होगी? जो हमारा प्रोग्राम 4 लाइन में बन रहा है उसकी लेंथ 16 लाइन्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो जब भी हमें किसी एक काम को बार बार करना पड़ता है या एक कोड की हमें बार बार जरूरत पड़ती है तो हम फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए फंक्शन कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले हमने सोच लिया कि भाई हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो मैंने कोड लिया ये सेम कोड रहेगा, केवल इसको मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के सिंटैक्स में रख दूंगा। सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स कहता है कि पहले एक डेफ कीवर्ड लो, उसके बाद फंक्शन का नाम रख लो। तो फंक्शन का नाम आपने अपने आप रख लिया, साहब ऐड फंक्शन है। अब फंक्शन है तो फंक्शन का आप ध्यान रखो हमेशा ब्रैकेट स्टार्ट होगी और ब्रैकेट क्लोज होगी। जैसे आप प्रिंट फंक्शन भी लिखते हो तो आप ऐसे नहीं लिखते हो प्रिंट, यू राइट प्रिंट and then you start with the bracket and close the bracket. This is the indication for a function. These brackets are the indication for a function. So def कीवर्ड के बाद आपने जो भी फंक्शन का नाम रखना है, आप ऐड रख लो, आप शर्मा जी रख लो, आप अपना नाम रख लो, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, केवल रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए। पाइथन के जो रिजर्व वर्ड है वो आप फंक्शन का नाम उससे नहीं बना सकते। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, क्योंकि फंक्शन की पहचान है स्मॉल ये ब्रेसेस, राइट। इसके बाद अब जो कोड इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा उसे मुझे इस डेफिनेशन के स्कोप के अंदर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने कॉलन लगाए। जैसे कि हम फॉर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट लेते तो वहां पर भी कॉलन लगाते। कॉलन लगाने का मतलब होता है कि स्कोप कितना होगा। इसको स्कोप मतलब इसके अंदर हम जो लाइन लिखेंगे वो इस फंक्शन के कॉल होने के बाद ही एग्जीक्यूट होंगी। और अगर आप देखेंगे तो जब एंटर करेंगे तो आप कॉलन लगाने के बाद आपको पाइथन ऑटोमेटिक 4 स्पेस देता है। 4 स्पेस का मतलब स्कोप। अब आपने क्या काम किया, 2 नंबर को ऐड करने का जो आपका कोड था वो आपने लिख दिया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी और प्रिंट। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा? अगर मैंने डेफ से लेकर स्कोप बनाकर और ये कोड अगर यहां तक खत्म कर दिया तो क्या ये प्रोग्राम आपका रन होगा? इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? आपने केवल मन में सोचा कि लाइब्रेरी किसी को भेजना है, उससे मुझे अपनी बुक सबमिट करानी है, मगर जिसको भेजना है विशाल को तो आपने कॉल करा ही नहीं। अब फंक्शन डेफिनेशन
जो हम डेफ के अंदर लिखते हैं, that is not executed until we call the function by its name। तो फंक्शन का नाम क्या रखा था हमने, add, तो आपको add को कॉल करना पड़ेगा। तो add आपने जैसे ही कॉल किया तो क्या होगा, अब ये फर्स्ट स्टेप में जो इंटरप्रेटर होगा वो डेफ कीवर्ड देखेगा और इसके पूरे स्कोप को छोड़कर नेक्स्ट लाइन में आएगा और उसे क्या मिलेगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन की कॉल मिलेगी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये जहां इसे कॉल मिली ये इसकी डेफिनेशन के पास जाएगा। डेफिनेशन के पास जाने के बाद एक ए वेरिएबल मिलेगा, मतलब मेमोरी में एक ए वेरिएबल बनेगा और चूंकि इनपुट फंक्शन है तो वो एक नंबर यूजर से प्रॉम्प्ट करेगा रन टाइम पर, यूजर नंबर देगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर इस मेमोरी लोकेशन जो कि रेफरेंस्ड बाय ए है वहां पर स्टोर कर देगा। नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में उसको बी मिलेगा तो बी नाम की एक मेमोरी लोकेशन और बनेगी। इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 1011 इज द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन बी एंड 1010 इज द मेमोरी लोकेशन फॉर ए। Now b is given by user that is 6, so 6 is string because it has been taken by the input function, and you have put int function, so it will be converted into integer. So the value of b will be 6. C will calculate a plus b. Now third variable c will be stored on some memory location, for example 1014 in the memory, and its value will be 11. Now next statement under this function definition is print. Now c will be printed, that is 11, you will get the output 11, and as we have discussed in the real life example of Vishal, after completing the task it will come to the calling place that I have completed all my work, and then it will go to next line. Here next line, no command has been given, so the program will be terminated. So this is the basic program which we have developed through function call. So this is the basic funda how we can develop a program with function. So the code will remain same. You have to put your code in the definition, and that definition will be called by the function name. This name must be same. Here we have taken add, and the function call is having the same name, add, right? So this is the basic concept, and you can see the arrow also, steps which I have given in my slide. So this will also help you when you will study by yourself, right? Now coming to the next slide. Now this is the second program with function call by using the function. Here we are checking the even or odd number. Here in the previous program we added two numbers by using the function. Now here we will check whether a given number is even or odd. So the concept will remain same. We have to create a function definition with the keyword def. हमें एक keyword लेना पड़ेगा def और function का नाम देना पड़ेगा। तो for example मैंने ले लिया check। आप फंक्शन का नाम कुछ और भी ले सकते हैं, नंबर, डेफ नंबर, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द नंबर which he want to check, he or she wants to check. For example, he has entered number 4. Now input function will take 4 as a string and integer will convert it into int, right? Int function will convert this string 4 into integer 4. So one memory location will be created, 4 will be stored, and this is I, referenced by I. Address of the memory can be any number, right?
because the program is executed on RAM, so this will be a random memory address. Now for checking whether a number is even or odd, we must divide the number by 2, and after dividing number by 2, this is my logic, you must get the remainder 0. अब यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर का हमें पता होना चाहिए, 11th में हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो परसेंटाइल का ऑपरेटर होता है. दिस परसेंटाइल will divide any number. For example, if we are dividing 5 by 2, then this will produce 2.5. But if we calculate 5 mod 2, then it will output as 1, because 1 will be the remainder. Divide 5 by 2, 2 2s are 4. 5 minus 4, 1. So it will return 1. So this mod function, percentile means mod. This mod function returns the remainder part. So now this is the condition. What is the condition? If we divide any number by 2 and if we get remainder 0, then the number will be even, otherwise the number will be odd. So in definition part, after taking number from the user in I, we will check the condition. Condition is if I, for example, the value of I is 4, mod 2, now 4 mod 2 will be 0. Now this part is 0. क्या 0 बराबर बराबर 0 है? Yes, this is 0. So after colon, it will enter in the scope. इफ स्टेटमेंट के स्कोप के अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज इवन एंड एल्स पार्ट विल बी नेग्लेक्टेड. नाउ कम टू द सेकंड सिनेरियो. इफ वी टेक I equals to 7. Now I will be 7 if 7 mod 2. 7 mod 2 means 2 3s are 6 and remainder will be 1. Whether 1 is equals to 0? No. So this if false, if part will be neglected and else will be printed, that is number is odd. And after printing the output, this definition part will be completed and the program control will come to the calling place, that is check, and after this there is no statement, so your program will be terminated. So this is the second program which we have developed through function. Now come to next slide. This is the topic arguments and return. Now अभी मैंने विशाल वाला एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, तब आपको समझ में आएगा आर्ग्यूमेंट और रिटर्न क्या हो सकते हैं. तो विशाल को मैंने कुछ काम बताया, तो विशाल को मैंने एक किताब दी होगी. विशाल को किताब दी होगी, किताब देने के बाद वो लाइब्रेरी गए होंगे, वो किताब उन्होंने हैंड ओवर करी होगी लाइब्रेरियन को. ठीक है साहब. तो विशाल जो फंक्शन कॉल था वो अपने साथ एक बुक लेकर गया और उसने अपनी डेफिनेशन में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर जितने भी उसे टास्क एलोकेट किए थे वो दिए. मगर उधर से क्या हुआ कि लाइब्रेरी सर ने ना उसे कुछ दूसरी बुक और दे दी कि जाकर ये अपने सर को दे देना. पहली वाली बुक जो मैंने दी थी वो उन्होंने रिटर्न कर ली और वहां से उन्होंने एक बुक और दे दी. तो जो मैंने विशाल को लेकर भेजा था, जो कि वो अपनी डेफिनेशन के पास लेकर पहुंचा, that is termed as argument, और जो लाइब्रेरियन सर ने उसको लौटते टाइम दिया, that value will be return. तो मैं समझता हूं कि इस रियल लाइफ एग्जांपल से आपको आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा. तो अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स बता देता हूं. आर्ग्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल. फॉर एग्जाम्पल, if add is the function call for adding two numbers, so add, what will add do? It will go to its definition part
it will go to its definition part, and here we have to write the name of function, that is add. Now this is the simple scenario which we have studied. Now if we send some value with add, so what can be the value? For example, two values, that is 5 and 6. If I am sending some value with the function call, then these values are termed as arguments. ये वो values होंगी जिनके ऊपर function मेरा काम करेगा. दूसरी टर्म्स में मैं कह सकता हूं कि ये मेरी input values होंगी. अब function call कहाँ जाता है होने के बाद? अपनी definition के पास जाता है. डेफिनेशन के पास गया तो ये दोनों वैल्यूज भी गई. अब डेफिनेशन के पास जब जाएगा तो इन दो वैल्यू को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल a, b. तो यहां पर फंक्शन कॉल के टाइम पर जो मैंने वैल्यूज दी, दीज वैल्यूज आर टर्म्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, एंड द वेरिएबल्स विच आर स्टोरिंग दीज वैल्यूज inside definition part, these are called as parameters. These are called as parameters. और प्रोग्रामिंग में काफी लोग आर्ग्यूमेंट यूज ही नहीं करते, वो पैरामीटर ही बोल देते. यहाँ पर भी पैरामीटर बोल देते हैं, यहाँ पर ही बोल देते हैं. मगर मेरा मानना है कि इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, देन you must be aware about all the terms which must be used at different places. अलग अलग जगह पर जो अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए. तो फंक्शन कॉल के टाइम पर जो भी हम वैल्यूज पास करेंगे या वेरिएबल्स पास करेंगे, दोज आर टर्म्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, एंड डेफिनेशन पार्ट में जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनको हम कहेंगे पैरामीटर्स. तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. नाउ वी कैन एक्सप्लेन आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न. Arguments are those values which are passed to the function. फंक्शन कॉल के टाइम पे जो भी हम वैल्यूज देंगे उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. एक मोटी भाषा में कहें तो जो वैल्यूज जाएंगे उनके ऊपर कैलकुलेशन होगी, यानी कि वो इनपुट वैल्यूज होगी. तो दूसरे टर्म्स में समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि इनपुट वैल्यूज जो पास होती हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जिनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होता है, एंड दीज वैल्यूज आर पास्ड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल. राइट. Return is the value which function returns to its calling place. अब देखो विशाल को हमने बुक दी थी, वो तो उसमें लाइब्रेरी में दिया. अब लाइब्रेरियन सर ने जो विशाल को बुक दी वो किसे देगा? जिसने विशाल को कॉल किया था. हमने विशाल को कॉल किया था, तो जहां से फंक्शन कॉल हुई है वो वैल्यू लौट कर फंक्शन कॉल के प्लेस पर ही आती है और उसको हम कहते हैं रिटर्न. इट मीन्स कि प्रोग्राम में जो हमने इनपुट दिए वो आर्ग्यूमेंट्स थे. इनपुट के ऊपर जो कैलकुलेशन हुई और जो उसका आउटपुट आया, उस आउटपुट को मैंने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर प्रिंट ना करते हुए फंक्शन कॉल के पास भेज दिया, तो उसको मैं कहूंगा रिटर्न. एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. होप आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न थ्योरी इज क्लियर. नाउ वी आर कमिंग टू द program part, and this program I will develop on IDLE also, so that we can find the solution, because I have told you before also कि in this subject no one can make you foolish. If you have something, you can see it on your IDLE in terms of programs and outputs. Now we have two programs, one without arguments and second with arguments. So what is happening over here? We just create a definition of function add, means we are going to add two numbers, very simple program. A, B are the two numbers, C is the sum of these two numbers A and B, and we have printed this C inside the definition part. And after printing this value, it comes to its calling place, that is function call. And after function call, there is nothing. It means program has been terminated. So the output of this program will be 11 if
value of a is 5 previously and value of b is 6, right? Now the same program we are developing using parameters and arguments. Now what will happen? You will write the definition, add, and here you will take two variables. अब इन दो वेरिएबल की जरूरत क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके कॉलिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। जो फंक्शन का नाम है वही सेम नाम आपने लिया ऐड, और इसके अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए 4 and 5, बिकॉज टू ऐड नंबर्स एटलीस्ट टू नंबर्स आर रिक्वायर्ड, सो यू हैव टेकन फर्स्ट नंबर इज 4 and सेकेंड इज 5. नाउ आफ्टर कॉलिंग टू अ फंक्शन इट विल गो टू इट्स definition part, and definition part can be defined by def keyword. तो def keyword पर आया, अपना नाम देखा, अब यहाँ मेरा ही नाम है यहाँ पर, यानी कि ये फंक्शन मेरा ही है। अब क्या करेगा, ये 4 को असाइन कर देगा a को, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, और 5 को असाइन कर देगा b को। तो 4 and 5 are the arguments. Now the value of a is 4 and value of b is 5. These are called parameters. Now this statement c equals to a plus b will add 4 plus 5 and will store in c. So 4 plus 5 is 9. The value of c will be 9. Now when you will print this c, output will be 9 at your IDLE. And after completing the program, after completing all the definition statements, it will come to its calling place add. इट विल से सर सारा काम हो गया, तो ऐड कहेगा नेक्स्ट लाइन में जाओ, नेक्स्ट लाइन में कुछ भी मिलेगा नहीं, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम इसको करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द IDLE पार्ट. आफ्टर ओपनिंग द IDLE, बिकॉज वी आर हैविंग द मल्टीपल स्टेटमेंट्स, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन द स्क्रिप्ट मोड बाय Control N. Now first of all I will call the function. For example, the function is add. I am just developing this program without function and without arguments. So first of all I am calling a function. When this function is called, it will go to its definition, and we will write the definition part. This is the right way to write a program, क्योंकि जैसे इंटरप्रेटर कर रहा है वैसे ही हम करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। और एग्जाम में जब हमारे ये क्वेश्चंस आएंगे फंक्शन कॉल वाले, तो हमें आइडिया होगा इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। वहां पर हमारे पास कंप्यूटर तो होगा नहीं मेन एग्जाम में, तो इस इंटरप्रेटर कैसे काम कर रहा है अगर वो हमने सीख लिया ड्राई रन में, तो हम वहां पर सही आउटपुट निकाल पाएंगे। और ये क्वेश्चंस आते हैं 4-4 नंबर के केवल आउटपुट निकालने वाले मेन एग्जाम में। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं लूंगा जो कि एग्जाम में आते हैं, कैसे ड्राई रन करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल के पास जाएंगे, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। अब डेफिनेशन क्या कहती है, पहला नंबर लो, इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, you are taking the first number. Now b equals to int function will convert the string into integer. Enter second number. Now add these two numbers and store in the third variable c. And after calculating c, which is the sum of two numbers, write down the print statement to print the addition of two numbers will be equals to c. अब हमारा अगला काम क्या होगा, इसको सेव करना। तो सेव एज डेस्कटॉप, पाइथन प्रोग्राम्स में फंक्शन से हमने ऐड बनाया है तो .py सेव। नाउ थ्रू F5 you can run, enter first number is 4, second number is 5, then the output of addition will be 9. So this program have one function call and one definition part. In definition part we have two inputs a and b,
and C is having the sum of A and B. Now, next part is to complete this program with arguments. Now, what we have to do? We have to just fetch the value of 4 and 5, or we have to insert the value of 4 and 5 as arguments during function call. Now, this A and B will be deleted, and this 4 will be assigned to variable A through parameter in definition part, and B will store 5. That is the second input, or you can say the second argument. Now the program has been completed by using the arguments. You have to first save it. Save. Now F5 run. Now you are directly getting the output 9. Means by passing the arguments, this 4 has been assigned to A, this 5 has been assigned to B during the function call add, and these values were added and the output was stored in C, and after printing this addition we are getting output 9. So hope the concept of arguments is clear. Now coming to the next slide. This is the program, same program, but in place of passing constant values 4 and 5, here we are prompting the user. Here we are prompting the user to enter the inputs or enter the values of A and B at runtime. So what will happen? In this case, the Python interpreter will come on def. After reading this def keyword, it will understand that this is a user-defined function, and a user-defined function is not executed until it is called. तो जब तक इस फंक्शन के नाम की कॉल नहीं होगी, हमें यहाँ तक नहीं आना, तो इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो उसको स्किप कर देगा, और कहाँ पर आएगा? प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? इंटरप्रेटर विल प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर द वैल्यू ए, एंटर फर्स्ट नंबर. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर इज 5, तो A will store 5, then the interpreter will come to next line, that is B. Next input will be 6, for example. Now here we are having the function call add. Now here we are having two arguments A and B. The value of A is 5, so this A will carry 5, and the second argument is B. The value of B is 6, so this B will carry value 6. When a function call happens, it generally goes to its function call, that is its definition part. After function call, it goes to the definition part, अपनी definition के पास आएगा. Now this 5 will be allotted to this A, and this B will be allotted to this B. Now we are having the same name, so it might be some confusion, but here A and B are arguments and here A and B are parameters. Why they are different we will discuss later. Now this C will store the value of A and B, that is 5 plus 6. 11 will be stored in C, and we will print C, and output of this program will be 11, and after completing all the tasks it will come to its calling place, that is here, and the function call will send it to the next line. Because the next line is blank, the program will terminate here. इसको भी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं. हमने क्या काम किया है यहाँ पर? थोड़ा सा चेंज किया. क्या चेंज किया सर? अभी बताते हैं आपको. जस्ट मिनट. हाँ, हमने ये जो 4 और 5 यहां पर लिए थे, इनको हमने कांस्टेंट न रखकर यूजर से इनकी वैल्यूज ले ली. केवल इतना काम किया. इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर b equals to int input enter
second number. Now in place of 4 and 5 we will pass the arguments as a and b, and here we can take the other names also, x and y. Now the value of a will be allotted to x variable, value of b will be allotted to the y variable, and here code will be c equals to x plus y. Now this will print c, and after printing c it will come to its calling place. Let's see. Save as, प्रोग्राम का नाम हमने रखा फंक्शन ऐड विद आर्ग्यूमेंट्स, तो ए लगा दिया, .py सेव किया, F5 किया. नाउ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम prompting the user for the first number. For example, first number is 5, second is c. Now you can see the addition is 11. So it means our program with function and argument is working nicely. So hope that we have understood the concept of arguments. Now coming to the next slide, here we will understand the concept of return. अब रिटर्न के केस में आपको विशाल वाले एग्जाम्पल, विशाल जब हमारे पास से गया तो बुक लेकर गया, लाइब्रेरी में उसमें सबमिट करी, और लाइब्रेरी सर ने जो उसे बुक दी वो लाकर वो हमें देगा. अब देखो इस प्रोग्राम में क्या होगा. सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा ए से. इधर देखो मैं आपको समझाता हूं. जस्ट फोकस. इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. हाँ, here we have to take the first input a, then we have to take the second input b, because for adding two numbers we require at least two numbers, right? Now this is the function called add. Forget about z को भी आप भूल जाओ, ये क्यों आया ये मैं बताऊंगा अभी. फंक्शन कॉल हुआ, a की वैल्यू असाइन हो गई, फॉर एग्जाम्पल 4 जो आपने यहां पर दी थी. द वैल्यू ऑफ a is 4, the value of b is 5. At run time input function prompted user to enter the values of a and b, and value of b is 5. Now when this call happens it will go to its definition part. Under this definition it matches the name. add यहाँ पर था और function call के टाइम पर भी add नाम था. बोले हाँ साहब हम ही हैं, तो मैं सही जगह आ गया, अपनी डेफिनेशन के पास आ गया. अब ये a क्या करेगा, ये a 4 असाइन कर देगा इस पैरामीटर a के पास, और ये b जो आर्ग्यूमेंट है ये वैल्यू ले जाकर दे देगा पैरामीटर b को, डेट इज 5. नाउ c विल कैलकुलेट a प्लस b. द वैल्यू ऑफ c विल बी 9, एंड हियर वी आर यूजिंग रिटर्न. रिटर्न जो है ये पाइथन का अपना एक कीवर्ड है. इसका काम क्या होता है वो समझ लो आप. जो c की वैल्यू होगी उसको ये कहां रिटर्न करेगा, जहां से फंक्शन कॉल हुई थी. फंक्शन कॉल कहां से हुई थी, ऐड से हुई थी. तो ये c की जो वैल्यू है 9 ये लेकर आएगा किसके पास, फंक्शन कॉल के पास लेकर आएगा. साहब आउटपुट आ गया और डेफिनेशन से आपके पास आया है. अब ये भेजते क्यों हैं, वहां पर ही क्यों नहीं रखा, रिटर्न का यूज क्या है, ये जब हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे. लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का जब कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये c अपने साथ 9 को लेकर यहां पर आया. अब आप खुद सोचो कि जब लाइब्रेरी वाले सर ने बुक्स दी और वो विशाल बुक लेकर आपके पास आया, तो आपको उसे कैरी करने के लिए बैग की जरूरत पड़ेगी, उसको स्टोर करने के लिए कम से कम हैंड्स की जरूरत पड़ेगी. तो अब ये जो c की वैल्यू यहां से आई है 9, इसको ये फंक्शन कॉल तो अपने पास रख नहीं सकता. ये क्या करेगा, एक वेरिएबल की इसे जरूरत पड़ेगी और वो वेरिएबल है z. अब क्या होगा, जो ऊपर से आपका c की वैल्यू 9 आई है लौट कर, वो कहां पर स्टोर हो जाएगी, z के अंदर. That's why we have taken z equals to add. Now I think that you are getting my point कि why this z has been taken along with this function call. So this z will store the value of c, that is 9, or you can say 9 has been allotted to z. Here the value of z will be 9, which is equals to the c. Now what you are doing, you are printing the output outside the function definition. पहले हम क्या कर रहे थे,
रिटर्न नहीं लगाते थे और जो आउटपुट होता था उसको फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही हम उसको प्रिंट कर दिया करते थे। अब हमारा कहां पर प्रिंट हो रहा है साहब? प्रिंट हो रहा है अब डेफिनेशन के बाहर, और यहां पर हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। इसको लाइव हम करके देख लेते हैं। सो वी हैव टू ओपन द IDLE। Just a minute. Now we will create the program from the beginning. For example, first of all we have to take the first number, that is a, int input and the first number. Then we have to take the next variable, that is b, and we have to take the second number from the user at runtime, because input function is used to prompt the user at runtime. Now after taking these two values, we have to call the function by its name, and the name of the function is add, and we are passing the arguments a and b. That's it. It will go to its definition part, and here we are having two variables, or you can say two parameters x and y, which will store the values of a and b arguments. Now z equals to, we will put x plus y. So z will store the sum of x and y. For example, x is 5 and y is 4, so the value of z will be 9. Here we are returning z because we do not want to print the output inside definition, right? So this z will come to its calling place. Function's calling place is add. Here, to store the value of z, we have to take one more variable. For example, a will store the value of z, and after getting the value of a, you can print addition of two numbers that will be printed through a. So this is the program with arguments and return. You have to save this program on arguments and return.py. Save. Now press F5. Here we did not mention the name of function, so we have to write the name of the function also, which is the same name which we have used during the function call. Now again you have to compile it. Now first number is 11 and second is 10, so output must be 21. Now the program is correct with the concept of function and return. So we have understood about a function call, definition of function, and the returns with arguments and parameters. So I hope that you have understood the concept which we have covered today. We have covered the introduction part of functions, then we covered categories of functions. After categories of functions, we just understood the syntax of user defined functions. Then we developed small codes related to functions, or you can say the program with functions. Then we understood the concept of arguments, parameters, and returns with the practical examples. So I think that we have covered the introduction part. In next video, I will explain the types of arguments. Now there are three types of arguments which we will discuss during our next video. Hope you have enjoyed the learning. मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने सीखा है वो दूसरों को जरूर सिखाएं, और अगर सिखा नहीं सकते तो एटलीस्ट उनको बताएं कि साहब ऑनलाइन जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, और बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनके भी मार्क्स 90+ आएंगे।
तो यही मेरा मोटिव है आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का, कि आप अगर क्लास में पढ़कर आए हुए हैं तो आप अपना टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से बिना क्लास के भी अगर किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप यहाँ से सीखेंगे और अपने साथ अपने फ्रेंड्स की भी मदद करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।